नहीं, देखिए सबसे पहली बात ये कि आंकड़ों को देखते हुए मैं स्वयं कह रही हूँ ये चीज़ कि ये कोई खुश होने की बात नहीं है हमारे लिए। आत्ममंथन की बात मैंने पहले भी की, लेकिन जो बात बार बार, क्योंकि अभी एंकर महोदय भी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कास्ट सेंसस को लेकर सियासत की गई, तो मैं बार बार कह रही हूँ इसको सियासत का नाम मत दीजिए। ये एक बड़ा मुद्दा है और एक लड़ाई है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जिस दिन कमंडल से मंडल बाहर आएगा उस दिन भाजपा का चोपड़ा साफ हो जाएगा। और आदरणीय दुष्यंत जी अभी गाली वाली बात कर रहे थे, तो मैं उनको ये जवाब दे दूं कि मोदी जी कभी सुपर्णका से तुलना करते हैं महिला सांसद की, कभी ताड़का से, कभी कांग्रेस की विधवा कह के मातृशक्ति को अपमानित करते हैं, कभी एक बेआता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, मूर्खों का सरदार कह के प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराते हैं। तो गाली वाली बात आप मत ही कीजिए भाई साहब, तो अच्छा है। और ये कह देना कि ठीक है, मैं मान रही हूँ कि हमारी ये कमी हो सकती है कि हम जनता को शायद समझा नहीं पाए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक आदिवासी को, एक महिला को जला देना सही हो जाएगा। ये नहीं कह सकते कि जो कह रहे थे कि 2022 तक हर गरीब को पक्के मकान मिलेंगे, वो मिल गए, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी मिल गई। साधना भारती जी, तैयारी पे लग जाइए 2024 के लिए, अच्छी बात है, लेकिन आज तो कम से कम नतीजों पे बात कर लेते। आज तो नतीजों पे बात कर लेते। अशोक, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, अशोक गहलोत 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या ये मानूं कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली और शायद जिम्मेदारी लेने की बात होगी? तो एक बार आप भी उस पर रिएक्शन दे दीजिए। अब वो तो प्रेस वार्ता करने का मतलब ही होता है कि वो खुद बताएंगे स्वयं। मुझसे क्या, मैं राष्ट्रीय, आप तो टैली के ऊपर बता दीजिए ना मैडम, आप टैली के ऊपर बता दीजिए, जो नंबर्स दिख रहे हैं उस पर समीक्षा कर दीजिए। आप देखिएगा कांग्रेस शैली के ऊपर तो बता दिया भाई साहब, मैं बता तो चुकी आपको। तेलंगाना में स्पष्ट है, ये तो भाजपा वाले तक तीन राज्यों से क्यों गायब हो गए वो नहीं बता पाए। दुष्यंत जी कुछ बोल रहे हैं। जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं, भाषा देखते हैं, किसका शासन है ये देखते हैं, उसके बाद में ये आगे बढ़ते हैं। ये कन्फ्रंट नहीं करने की जो स्ट्रैटेजी है, क्या ये आज से मुखर करना जरूरी हो गया है कि इस हार को कैसे डाइजेस्ट करें? मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्क्रीन पे आके कन्फ्रंट नहीं करना कि हाँ जो नतीजे हैं उसमें हमारी गलतियां रही, हम संगठित नहीं रहे, इस बात को तवज्जो ना देना और ये कहना कि भाई उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने बांट दिया, उनकी रणनीति तो तुमको जिता रही है। और वन वर्ड की ओवर कॉन्फिडेंस थे लोग। ये देखिए, ऐसा है कि जो रिज़ल्ट अब हमारे सामने है, ट्रेंड हमारे सामने है, जो कि रिज़ल्ट में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी के लिए तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो सबसे जिस चीज़ की प्राथमिकता होनी चाहिए वो ये है कि उन्हें एक आत्ममंथन करना चाहिए कि हमारी स्ट्रेटजी कहाँ ख़राब रही। ये हम सबको मालूम है कि कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में 4 महीने पहले की बात करें तो हम लोग जो अपनी एडिटोरियल मीटिंग में बात करते थे वो यही होती थी कि वहाँ तो कांग्रेस को आना ही आना है और बीजेपी वहाँ बिल्कुल साफ हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में हम लोग यही बात कहते थे कि वहाँ भी कांग्रेस ने रिपीट करना है। लेकिन 4 महीने में आखिर ऐसा क्या हुआ? अगर हम देखें कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इलेक्शन कांग्रेस तो लड़ती हुई भी मध्य प्रदेश में नज़र नहीं आती थी। आप बताइए कि शिवराज सिंह चौहान ने 165 रैलियां करी, कमलनाथ ने कितनी जो रैलियां हैं की हैं, और ऐसा कौन सा जो मुद्दा था मध्य प्रदेश में जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने उठाया और उसको पूरा प्रदेश में वो लोग लेकर गए। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी अगर हम देखें, जहाँ की सरकार उनकी थी और कांग्रेस के पास जो रिसोर्सेज होते हैं उसकी कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उस सब के बावजूद भी आखिर ऐसा क्या था कि कांग्रेस की हालत वहाँ इतनी ज़्यादा ख़राब है? तो मेरे ख्याल से तो अभी वो टाइम है कि कांग्रेस को वो अपना मंथन करे और लोकसभा का इलेक्शन कैसे इनको फाइट करना है उसकी तैयारी अभी से शुरू करें। अच्छा, और मोदी को और इसको एलिज करने के लिए मोदी ने ये कहा, मोदी जी ने वो कहा, बीजेपी ने ये गलत किया, ये समय निकल गया आपका, जनता ने उसको मोहर लगा दी है। तो अब आप ये आत्ममंथन कीजिए और मेरे ख्याल से स्पोक्स पर्सन को ये पढ़ाया जाना चाहिए, बीजेपी के और कांग्रेस दोनों को, कि अब आप क्या बोलेंगे आगे। खास बात ये है कि आगे हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हमारा कोर्स करेक्शन। तो उसे सही मानने लगे, चुनाव का नतीजा कुछ भी हो। अरे भाई, तो आप चुनाव के नतीजे को भी उससे ऊपर हो गए क्या? आप मानते हैं महिला? अरे वो तो आपको बार बार कह रहे हैं, एनके सिंह भी तो यही समझा रहे हैं कि आप नतीजों के ऊपर आके समीक्षा कीजिए ना। तब तक कहेंगे, अरे डंके की चोट पर कहेंगे भैया। अब भी कह रहे हैं कि ओबीसी के अधिकार खाकर बैठे हैं मोदी जी, नाम के लिए ओबीसी कहते हैं। साधना भारती थोड़ा सा अपनी वॉइस को, टोन को थोड़ा डाउन कीजिए। आपसे सब सवाल ही कर रहे हैं यहाँ पर, इतना ज्यादा तिल मिलाने की जरूरत नहीं है। और अगर तिल मिलाना है तो दफ्तर में जब मीटिंग होगी ना तब तिल मिलाइएगा, अपनी बात वहां रखिएगा। सुनिए मेरी बात, महिलाओं की बात पर आप बात कर रही हैं,
कितनी महिलाओं के मुद्दों को लेकर राहुल गांधी सड़क पर उतरकर बैठे हैं, कितने महिलाओं को मुद्दे को लेकर देश में आप सड़क पर बैठे हैं। ये निकल गया समय, निकल गया। लेके मशाल निकलते सड़कों पर। कितनी महिलाओं को टिकट दिया, कितनी महिलाओं को टिकट दिया। खबर दिखाई, सब कुछ फॉलो मत किया कीजिए, बच्ची का रेप किया है ओम प्रकाश, सब कुछ फॉलो मत किया। वहाँ से बैठ के पार्टी के फैसलों के ऊपर आप कमेंट तो कर नहीं पा रही हैं, लेकिन आप न्यूज नेशन ने क्या किया नहीं किया उसके ऊपर तो बहरहाल ऐसा है। मैं आज इस डिबेट पे नहीं आना चाह रहा हूँ। एनके सिंह साहब एक पॉइंट, क्योंकि देखिए ये इस डिबेट पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त क्या थी, चीजें सामने रखने का एक सही मौका था कि हाँ ये गलती है, इस पे हम समीक्षा करें, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद इनका अपना एक स्ट्रैटेजी तैयार किया गया होगा कि आपको ऐसे जाके अपने आप पक्ष रखना है। अच्छा सर, लेकिन एनके सिंह सर, मैं इसी के साथ कहना चाहती हूँ, हम टीवी डिबेट में बैठते हैं, ये अभी चलन हो गया है कि जब कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास कुछ कहने को नहीं होता, जवाब नहीं होता, तो वो निकालते हैं गड़े मुर्दे और वो अटैक करते हैं अपने सामने वाले पर। दरअसल ये चलन बन गया। ये जो कंसेप्ट आया था ना टीवी डिस्कशन का, ये मुझे याद आता है कि हम लोगों ने उस जमाने में सारे एडिटर्स ने बैठ के डिसाइड किया था, लेकिन उसका पिच जो था वो काफी नीचे था और बड़ी सम्यक एनालिसिस होती थी। प्रवक्ताओं को ये पार्टीज ने ट्रेनिंग नहीं दिया और लंग पावर के और रफ्तार से बोलना, यही उनकी एक क्वालिटी हो गई। और ये हम लोग बहुत अफसोस करने लगे बाद में, जब हम लोगों ने ये किया था तो बहुत ही सोच समझ के था कि पॉलिटिकल पार्टी का डिबेट होगा, उसके दोनों प्रवक्ता होंगे और एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में इतना डीजेनरेट हुआ है कि प्रवक्ता सिर्फ लंग पावर, जल्दी जल्दी बोलना, इशू को कहीं ले जाके और अपने नेता को महान बताना और दूसरे वाले को बहुत घटिया बताना, ये एक चलन हो गया है। मुझे लगता है इससे बचे तो जनता भी आपको सुनेगी। सिंह साहब, खैर उनकी पार्टी का अपना एक लाइन हो, लेकिन मैं वापस इस नतीजे पे आता हूँ जहाँ से आप छोड़ के गए थे उस पॉइंट पे कि कांग्रेस को संगठित होना पड़ेगा। राहुल गांधी को जिम्मेदारी अगर उठानी है तो जाके बूथ पे जाके उनको मिलना पड़ेगा। मैं एक बात जरा समझना चाह रहा हूँ, इस चुनाव में जो स्ट्रैटेजी मीटिंग मनोज सर ने भी कहा कि एडिटोरियल में ये कॉन्सेप्ट आ गया कि शायद एमपी में तो बीजेपी नहीं आ पाएगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रिपीट करेगी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी आती है। मेरा पॉइंट उस पे है कि क्या राहुल गांधी फ्रंट फेस पे आके लीड करते हुए नहीं दिखे इन दो राज्यों में, राजस्थान में, एमपी में? अगर रैलियों का ही मुकाबला किया जाए तो नरेंद्र मोदी कंपैरेटिवली उनकी संख्या कितनी है वो आप जान रहे हैं, तो क्या कांग्रेस वहां पे भी अपने आप को डिफेंसिव मोड पे लेके चल रही थी कि अगर शिकस्त मिली तो राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार ना हो? नहीं, इसके लिए आप लोगों को एक एनालिसिस में खास चीज गौर करनी पड़ेगी कि कोई लीडर कितना दिखाई देता है, इससे ज्यादा जरूरी होता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है जो पार्टी के मैसेजेस को, लीडर के मैसेजेस को मासेस तक ले जाता है। मोदी को याद कीजिए, 2013 में मेरी बात हुई थी, पर्सनल बातचीत हुई थी, उस समय भी ये था कि लगभग ये तय हो चुका था। एक उन्होंने बात कही, ये जो डायरेक्ट डिलीवरी का है ना, मोदी जी उसके एक्सपर्ट हैं, जो उन्होंने गुजरात में किया था, बाद में नीतीश कुमार ने उसको बिहार में फॉलो किया। मोदी जी जब इमर्ज करते हैं तो संघ और बीजेपी का पूरा कैडर उनको उठाने का, ये सिर्फ मोदी जी का नहीं था, यही 4 राहुल गांधी अगर इमर्ज कर रहे हैं और लगातार पैदल चल रहे हैं, जिसकी बहुत अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ी और हम लोग को भी लगा कि एक लीडर इमर्ज करने लगा है और क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन जो पार्टी का इस कैडर स्ट्रक्चर था वो तैयार ही नहीं है। लिहाजा जिलों में जाके इन सारे नेता, असल में ये नेता थोड़ा सुविधा भोगी हैं, जैसे कमलनाथ बहुत ज्यादा ये कॉर्पोरेट कल्चर के हैं, लिहाजा ये लोग जो सेकेंडरी रंग के लीडर हैं, ये लोग कैडर डेवलप करने में बहुत ही कमजोर रहे। लिहाजा आज भी जो दिक्कत है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है इस चुनाव के नतीजों के बाद कि बीजेपी को अगला चुनाव भूल जाए, सिर्फ वो कैडर डेवलप करे हर जिले में जाके, और 760 जिले हैं इस समय भारत में, इनको अच्छा खासा टाइम लगेगा। जब तक ये कैडर नहीं डेवलप होगा, मुझे नहीं लगता, कुछ भी नहीं है। लालू यादव को देखिए आप, कैडर जबरदस्त है, कमिटेड है, वो चाहे जिस फॉर्म में हो, लेकिन वो कैडर है, बीजेपी का वो कैडर है। तो आप देखें नॉर्थ इंडिया में ये कैडर वर्क, हाँ अगर आप वेस्ट बंगाल में जाए तो ये नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर वो बिहार चुनाव में ग्राउंड पर जाने का मौका मिला था, तो वो कैडर जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, मतलब जबरदस्त तरीके से वो अभी भी वहाँ पे लोगों को दिन रात लगता है और कर सकते हैं उसको, जहाँ चाहे एक इशारे और वो प्रतिबद्धता होती है, कैडर का कमिटमेंट होता है। वो मोदी जी ने बोला, शाम को वो घूम घूम के बताने लगा। तो ये जो कैडर का कमिटमेंट है, इसको जनरेट करने के लिए आइडियोलॉजी, क्लियर आइडियोलॉजी हो,
और आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तक और जाए। सीखने में कोई बुराई नहीं है सर, जब अपने दुश्मन से हम सीखते हैं तो ज्यादा मजबूत होकर नहीं सीखेंगे तो खत्म हो जाएंगे। और ये बात अगर कांग्रेस को समझ में आती है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं आती है तो ये भी कांग्रेस को सोचना खुद ही होगा कि उसे क्या करना है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर, पल पल की जानकारी पहुंचाएंगे आप तक। मेरे ख्याल से राजस्थान में अदर्स की भूमिका नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान में भी अगर हम सुबह से देखें तो जो लीड बीजेपी ने बनाई हुई है वो लीड या तो मेंटेन्ड है या उसमें सीटें धीरे धीरे करके इंक्रीज होती हैं। मतलब उसका जो फायदा है, लेकिन अदर्स का भी, अन्य पार्टियों का भी, वो बीजेपी को मिला है। अगर हम राजस्थान की भी बात करें, अगर वोट कटा भी है तो नहीं, ऐसा नहीं है। राजस्थान में मेरा ये मानना है कि राजस्थान में बस में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि वसुंधरा के कैंडिडेट्स थे। वसुंधरा के कैंडिडेट्स थे मतलब कि जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, और राजस्थान में ये कहना था कि उनको भी वसुंधरा का इनडायरेक्ट सपोर्ट है। तो वहाँ जो, क्योंकि वहाँ कोई, तो वो जो ये जो अदर्स हैं, तो अदर्स में वहाँ जो बीजेपी के जो रिबल कैंडिडेट हैं वो भी हो सकते हैं, और इसी तरीके से कांग्रेस के भी हो सकते हैं। और जो रीजनल पार्टीज़ वहाँ छोटी मोटी हैं, कोई मेन फाइट वहाँ बेसिकली बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। तो और ये तस्वीरें देखिए आप, कैसे जोश से लबरेज हो चुके हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। ये तस्वीरें आ चुकी हैं और अभी से ही जश्न एक तरह से मनाना शुरू कर दिया है। देखिए ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। और हम आपको इससे पहले राजस्थान की तस्वीर जब दिखा रहे थे, हमारी सहयोगी भी दिखा रही थी, तो वहां तो रिवाज रहा है क्योंकि ऑल्टरनेटिव पैटर्न रहा है, लेकिन वहां पर इस बार लड्डू पहले नहीं बने थे, क्योंकि पिछली बार राजस्थान में जो हुआ था तो बीजेपी के कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि इस बार थोड़ा रुझान आने दीजिए, लड्डू बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीर आप देखिए ये वाली, कैसे यहाँ पर नाच गाना, ढोल नगाड़े, जोश एकदम हाई है। और जब से प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की खबर सूत्रों के हवाले से आई है कि तमाम कार्यकर्ताओं से वो मिलने वाले हैं बीजेपी दफ्तर में, और वो और ऑनलाइन भी जुड़ेंगे, जो बाकी राज्य हैं उनके कार्यकर्ताओं से उन्हें संबोधित करेंगे। एक और अपडेट इसी बीच आपको बता रहे हैं। अपडेट ये है, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रुझानों में बीजेपी को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को 133, कांग्रेस को 52 सीटें। और ये फिलहाल जानकारी आप देखिए, रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई इस वक्त छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में आप नेक टू नेक मानकर चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर भी क्या स्थिति है वो साफ हो जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में, राजस्थान में शुरू सुबह से जो बढ़त बना रखी है बीजेपी ने, सीटें उसकी बढ़ी हैं, घटी नहीं है। और मध्य प्रदेश प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सह प्रायोजक जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, बस 5 बूंदे रोज पियो, स्वस्थ निरोगी 100 साल जियो। और स्वीटी सुपारी, मस्ती भरा एहसास। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। मध्य प्रदेश में बीजेपी की शानदार वापसी, 162 सीटों के साथ 5वीं बार सरकार बनाने की ओर। 66 सीटों पर सिमटी कांग्रेस, 1 सीट पर बीएसपी को बढ़त। राजस्थान में किला कमल 114 सीटों के साथ बीजेपी का शानदार कमबैक, कांग्रेस के हाथ आई केवल 70 सीट। छत्तीसगढ़ में खत्म हुआ बीजेपी का वनवास, 52 सीटों के साथ बीजेपी को बहुमत। सीएम भूपेश बघेल के कई मंत्री चल रहे हैं पीछे। तेलंगाना में कांग्रेस ने किया कमाल, सूबे में पहली बार बन सकती है कांग्रेस की सरकार। रुझानों में पार्टी को 64 सीट, सीएम केसीआर भी चल रहे हैं पीछे। सत्ता के सेमीफाइनल में 3 राज्यों में बीजेपी की बल्ले बल्ले, कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जीत का जश्न। Co-presented by पैसा बाजार, क्रेडिट स्कोर चेक, आदत अच्छी है। Co-powered by आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम, अब करो ड्राई स्किन को पल में छू मंतर। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। और ArcelorMittal निप्पॉन इंडिया, बनाऊंगा मैं, बनेगा भारत। तो देखिए, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन, और एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी बड़ी जीत की ओर इस वक्त। जी हां, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 163 सीटों पर आगे चल रही है, राजस्थान में 114 सीटों पर आगे, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।
तेलंगाना के रुझानों में बीआरएस को झटका लगा है। कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में तेलंगाना के वजूद में आने के बाद पहली बार बनती नजर आ रही है। और देखिए 2014 में तेलंगाना बनने के